हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू इंडिया में गांधीवाद की प्रासंगिकता, यानी कि गांधीज़म रेलेवेंस इन न्यू इंडिया। ये हमारे लिए 65th बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो हिस्ट्री का पार्ट है, और इसको आप जेएस पेपर 1 से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रश्न है जिसको आप आंसर कर सकते हैं। न्यू इंडिया के विकास में गांधीवादी दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। इसका आप आंसर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी को रिव्यू किया जाए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाना है, आप ई शकुंतलम सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो जो हम आंसर लिखते हैं खास करके बीपीएससी में, तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है खास करके इस तरह के आंसर्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लंबे जो होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने पड़ते हैं। यूपीएससी में आपको इंट्रोडक्शन लंबा नहीं लिखना होता, लेकिन बीपीएससी में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे ही एक इम्प्रेशन जो होता है आपका, फर्स्ट इम्प्रेशन, वो यहीं से बनता है। तो ये एक मॉडल इंट्रोडक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है कि एक देश में बांध संकुचित करो न इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है, गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उदिक काश है। तो इस तरह के लाइंस को यूज़ करके आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी ने अपने जीवन काल में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया और दुनिया भर में हाशिए पर स्थित समूहों और पीड़ित समुदायों की आवाज़ को उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया। न्यू इंडिया यानी कि न्यू इंडिया के निर्माण में महात्मा गांधी की जो भूमिका है, उनका जो प्रभाव है, वो निर्विवाद है। वर्तमान 21वीं सदी में भी एक व्यक्ति और एक दार्शनिक के रूप में गांधी जी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो पहले थे। गांधी जी द्वारा स्वीकृत सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्म समान हैं तथा सर्वधर्म सद्भाव अर्थात सभी धर्मों के प्रति सद्भावना इस वैश्विक एवं तकनीकी युग में सद्भाव और करुणा का वातावरण बनाए रखने और वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, के विचार को साकार करने के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी ने विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा आदि को प्रेरित किया तथा लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व तथा यूरोप में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रभावित किया। तो जब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं तो आपका आंसर, आपका इंट्रोडक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन आप इस तरह का दे सकते हैं। अब महात्मा गांधी का एक समान परिचय, हम उससे अवगत होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो पोरबंदर की रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। बाद में वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। उल्लेखनीय है कि लंदन में उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवत गीता से परिचित कराया और इसका प्रभाव गांधी जी की अन्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला, एक व्यापारी जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था, ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। विदित है कि गांधी जी के इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने का निर्णय लिया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों को वोट देने तथा फुटपाथ पर चलने तक का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया और अंततः वर्ष 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहने के पश्चात वो पुनः 1915 में भारत लौट आए। तो ये इनका एक परिचय है। अब हम बात करते हैं गांधीज़म रेलेवेंस इन न्यू इंडिया, यानी कि न्यू इंडिया में गांधीवाद की प्रासंगिकता के बारे में। तो आप इस तरह के डायग्राम्स, इस तरह के फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हों। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिवस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे इन इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बाकी सारे पेपर्स, वहाँ से पॉइंट्स यहाँ पे लिए गए हैं। तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी और सत्याग्रह के बारे में, उनके धर्म संबंधी विचार के बारे में, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, गांधी और स्वच्छता, गांधी और स्वराज,
पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, गांधी और अस्पृश्यता के बारे में, एंड देन सतत कृषि के बारे में। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी और सत्याग्रह। तो गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिसकी असंख्य शाखाएं होती हैं। चंपारण और बरदौली सत्याग्रह गांधी जी द्वारा केवल लोगों के लिए भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु नहीं किए गए थे, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण रवैये का विरोध करने हेतु किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे प्रमुख उदाहरण थे जिसमें गांधी जी ने आत्मबल की सत्याग्रह के हथियार के रूप में उन्होंने उसको प्रयोग किया। अब हम बात करने वाले हैं गांधी के धर्म संबंधी विचार के बारे में। तो विदित है कि गांधी जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और चूंकि उनके पिता दीवान थे इसलिए उन्हें अन्य धर्मों के लोगों से मिलने का भी काफ़ी अवसर मिला। उनके कई ईसाई और मुस्लिम दोस्त थे। साथ ही गांधी जी अपनी युवा अवस्था में जैन धर्म से काफ़ी प्रभावित थे। कई विश्लेषणों का जो भी विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा हेतु जैन धर्म के प्रचलित सिद्धांत अहिंसा से ही प्रेरणा ली थी। गांधी जी ने भगवान को सत्य के रूप में उल्लेखित किया है। इंग्लिश में ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। उनका कहना था कि मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ। वे संसार के सभी धर्मों को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर रख कर देखते थे। जो भी उसमें खरा नहीं उतरता था वे उसे अस्वीकार कर देते थे और जो उसमें खरा उतरता था उसे वे स्वीकार कर लेते थे। नेक्स्ट, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में गांधी जी का क्या कहना है और किस तरह से ये रेलेवेंस है आज के टाइम पे। तो गांधी जी ये मानते थे कि आर्थिक व्यवस्था का व्यक्ति और समाज पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और उससे उत्पन्न हुई आर्थिक और सामाजिक मान्यताएं राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती है। उत्पादन केंद्रित प्रणाली से केंद्रीभूत यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड होता है पूंजी संपत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप समाज में कुछ ही लोगों के हाथों में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था केंद्रित होती है, यानी कि पावर कंसोलिडेशन। ऐसे में गांधी के समाज की रचना विकेंद्रीकरण पर आधारित मानी जाती है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पे मानी जाती है आधारित। गांधी के आर्थिक सामाजिक दर्शन में विकेंद्रित उत्पादन प्रणाली, उत्पादन में साधनों का विकेंद्रित होना, पूंजी विकेंद्रित होने की बात कही गई है ताकि समाज जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों की उपलब्धि में स्वावलंबी हो और उसे किसी का मुखापेक्षी ना बनना पड़े, यानी कि सेल्फ रिलायंस। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इन्होंने इसी के बारे में बात की थी। अब गांधी और स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। तो नो प्राइस फॉर गेसिंग, गांधी जी स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। भारत में स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है जिसे केवल एक रेल यात्रा के दौरान आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देश में कई लोगों के लिए स्वच्छता एक दिवा स्वप्न है और इनकी स्वच्छता में उनकी सहायता करने के लिए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है और 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। हालांकि उसमें से कई शौचालय कार्यरत अवस्था में नहीं है या उनमें जल की सुविधा नहीं है, किंतु यहाँ पर इस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिए कि इस प्रयास ने अभूतपूर्व जन जागरूकता यानी कि सोशल अवेयरनेस को सृजन किया है। अब हम बात करेंगे गांधी और उनके स्वराज को लेकर जो विचार थे। तो गांधी जी ने एक ऐसे राम राज्य का स्वप्न देखा था जहां पूर्ण स्वशासन और पारदर्शिता हो। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा है, राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य नहीं है। मेरे राम राज्य का अर्थ है ईश्वर का राज्य। मेरे लिए राम और रहीम एक ही हैं। मैं सत्य और धार्मिकता के ईश्वर के अलावा किसी और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, चाहे मेरी कल्पना में के राम कभी इस धरती पर रहे हों या ना रहे हों। रामायण का प्राचीन आदर्श निस्संदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें से एक बहुत बुरा नागरिक भी एक जटिल और महंगी प्रक्रिया के बिना त्वरित न्याय को लेकर आश्वस्त हो। तो ये उनके राम राज्य की कल्पना थी। इंटरव्यू में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो हो सके तो आप इसको नोट कर लें। 2 अगस्त 1934 में अमृत बाजार पत्रिका में उन्होंने कहा कि मेरे सपनों की रामायण राजा और निर्धन दोनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करती है। फिर 2 जनवरी 1937 को हरिजन में उन्होंने लिखा कि मैंने राम राज्य का वर्णन किया जो नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की संप्रभुता है। सुशासन की दिशा में भी सभी मंत्रालय द्वारा सभी नियमित जानकारी और डेटा का सक्रिय प्रकाशन ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका उत्तरदायित्व बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। सरकार ने देश में आकांक्षीपूर्ण जिलों यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहचान की है और नीति आयोग ने 39
इंडेसेस संकेतकों पर इनकी निगरानी करता है। इस पहल का उद्देश्य है कि इन जिलों को अन्य जिलों के बराबर या बेहतर स्थिति में लाया जाए। यह पहल गांधी जी की समाज के पिछले वर्ग के लोगों को उत्थान में प्रयासों के अनुरूप है। तो ये एग्जाम्पल्स है जो सरकार ने किए हैं और ये इनका पूरा का पूरा फिलॉसफी है रिगार्डिंग स्वराज। अब पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो इस मुद्दे पर गांधी जी के विचार बहुत ही स्पष्ट थे। उनका कहना था कि यदि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में कभी पंचायत राज कायम हुआ तो वो अपनी इस तस्वीर की सच्चाई मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई जो है वो साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे। यानी कि जो अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं उनके बारे में उन्होंने बात की। वो कहते हैं ना अंत्योदय योजना, तो वो अंत्योदय जो वर्ड है वो यहीं से आता है। अर्थात न कोई पहला होगा और ना आखिरी। इसके बारे में उनका मानना था कि पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा तब लोकतंत्र में भी अनेक काम करके दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। गांधी भली भांति जानते थे कि भारत की जो वास्तविक आत्मा है वो गांव में बसती है। अतः जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक देश के वास्तविक विकास की कल्पना करना बेमानी है। गांधी के दर्शन में देश के आर्थिक आधार के लिए गांवों को ही तैयार करने की कल्पना की गई थी। कॉटेज इंडस्ट्री को वो बहुत बढ़ावा देना चाहते थे। गांधी का विचार था कि भारी कारखाने स्थापित करने के साथ साथ दूसरे स्तर भी बचाए रखना जरूरी है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। गांधी और अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। तो गांधी अनटचेबिलिटी या फिर छुआछूत के विरोध में संघर्ष को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष से भी कई अधिक और विकराल मानते थे। इसकी वजह यह है कि साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष में उन्हें बाहरी ताकतों से लड़ना था, लेकिन अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के संघर्ष में उनकी लड़ाई अपनों से थी। वे कहते थे मेरा जीवन अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उसी प्रकार समर्पित है जैसे अन्य बहुत सी बातों के लिए है। गांधी ने अस्पृश्यता को समाज का कलंक तथा घातक रोग माना, जो न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण समाज को नष्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। तो महात्मा गांधी मानव और प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध मानते थे। वह आत्मनिर्भर कृषि में विश्वास करते थे। लेकिन आज हमारा कृषि क्षेत्र संकट में है। हमारे पास 70 मिलियन टन खानाद का भंडार है, लेकिन कीमत अधिक है या फिर हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, निर्यात नहीं कर पाते। इस तथ्य के बावजूद हमारे देश में कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है और भारत में कम से कम 43 to 45% जो कामकाजी जो आबादी है वो कृषि में संलग्न है और इस क्षेत्र का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में योगदान 14 से 16% है। अतः भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता से ग्रस्त है। विदर्भ में अमरावती जिले में जो सुभाष पालेकर के दिमाग की उपज है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर नीति आयोग द्वारा बहुत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमारी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने और एक स्वस्थ और समृद्ध भारत सुनिश्चित करने में सक्षम है। पारंपरिक भारतीय कृषि प्रणाली में रासायनिक आगतों का कम से कम प्रयोग किया जा सकता है। तो जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसको आप क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं कि किस तरह से गांधी जी का जो थॉट था वो अभी भी रेलिवेंट है और इसका एक एग्जाम्पल है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब वर्तमान में गांधी जी की क्या प्रासंगिकता है? तो सांप्रदायिक कट्टरता आतंकवाद के इस वर्तमान दौर में गांधी तथा उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए सभी धर्मों विचारधाराओं को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। आप चाहें तो यहाँ पे दिल्ली राइट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्वीडन में जो राइट्स हुए हैं, बेंगलुरु में जो राइट्स हुए हैं, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी इतनी अधिक ज़रूरत कभी महसूस नहीं की गई। लेकिन इसके साथ एक विरोधाभास यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी कोई भी उनके सिद्धांतों का अनुकरण करने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी प्रयोगधर्मी व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन यह प्रयोग केवल बौद्धिक स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा, जिसकी कुछ लोग आज के दौर में आलोचना भी करते हैं। लेकिन उनके चिंतन और प्रयोगों में लोग क्या कहेंगे जैसे शब्दों का स्थान नहीं था। 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों में नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचेव, अल्बर्ट, मदर टेरेसा इत्यादि ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकी विचारधारा को अपनाया, इसको हथियार बनाया और अपने देश में परिवर्तन लाए। यह प्रमाण है इस बात का कि गांधी के बाद और भारत के बाहर भी अहिंसा के जरिए अन्याय के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई है और उसमें विजय प्राप्त की गई है। निष्कर्ष कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बीपीएससी का आंसर लिखते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट चीज़ होता है जो देखेगा एग्जामिनर एंड देन इसके बाद आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मेक श्योर ये ब्रीफ हो, प्रिसाइज हो और टू द पॉइंट हो। तो कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी की दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। वे पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, मौलिक शुद्धता और करुणा तथा इन उपकरणों में सफल प्रयोग
कर्ता के रूप में याद किए जाते हैं, जिसके बल पे उन्होंने उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ पूरे देश को एकजुट कर आज़ादी की अलग जगाई। आज दुनिया के किसी भी देश में जब कोई शांति मार्च निकालता है या अत्याचार व हिंसा का विरोध किया जाता है या हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाना हो, तो ऐसे सभी अवसरों पर पूरी दुनिया को गांधी याद आते हैं। अतः यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि गांधी के विचार, दर्शन तथा सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं तथा आने वाले समय में भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हैप्पी लर्निंग। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। हैप्पी लर्निंग।